जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी नूर मलिक और आज हम किनके साथ बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं साद खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तो गाइस आज आपको बताते हैं कि साद खान कौन है। साद खान एक बहुत छुपा हुआ रुस्तम है। तो ये आए हुए हैं लंदन, तो हमने कहा क्यों ना इनसे बात करें और इनका बारे में आपको बताते हैं कि ये कौन है। डिजिटल मार्केटिंग, कोक स्टूडियो, इन्फ्लुएंसर, बड़ी फेमस हस्ती है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा कुछ लोग रहते हैं ना। और एक टाइम पे इन्होंने जो अपना एक नाम एज ए इन्फ्लुएंसर इन्होंने कमाया, कोक स्टूडियो से कमाया, और ये डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए, इनसे ये भी पूछते हैं। तो जी साद आप मुझे ये बताएं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ट्रेंड है, बहुत चल रहा है, क्या चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग? मेरे ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग का एक मीडियम है। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो जब से इंसान पैदा हुआ है, ठीक है, उसके बाद से वो कोई ना कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है, और अगर वो चीज़ कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसको कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरीके से आप ये समझे बाइंग और सेलिंग का आपका एक सिस्टम है जो बहुत सारी सालों से चलता आ रहा है। नॉर्मली पहले ये होता था कि बहुत सारे, अगर हम पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स होते थे, वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए जाते थे, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते थे, कोई आवाज़ें लगाता था गलियों में, कोई किसी तरीके से अपना माल बेचने का होता है। इसी तरीके से आगे मीडियम्स चेंज होते रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल का नया मीडियम है, जिसके ऊपर चीज़ जो अगर है वो यही है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने उसको सेल करना है। वो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, वो अपना फेस भी उस तरीके से सेल कर सकते हैं, और वो अपनी बाकी सारी चीज़ें भी उस तरीके से जो है ना मार्केट में लोगों के कंज्यूम करने के लिए रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, डिजिटल मार्केटिंग का आपने सफर कैसे स्टार्ट किया? डिजिटल मार्केटिंग का मेरा सफ़र शुरू में मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरी एजुकेशन एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर थी। मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे डिस्टिंक्शन थी, और मेरा उस टाइम पे जो थीसिस था वो फेसबुक की डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर था। और उसके बाद मुझे डिफरेंट पाकिस्तान की क्रिएटिव एजेंसीज़ ने हायर किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेस्ले से स्टार्ट किया, कोक स्टूडियो, कोका कोला, पेप्सी, पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन सब में काम करने का मौका मिला। और फिर एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे जिस तरह से अगर आप बात करें फिल्म्स में ऑस्कर अवार्ड होता है, तो इस तरह एडवर्टाइजिंग के अंदर कान्स अवार्ड होता है। मतलब क्या बड़ी मशहूर और पहचानी और नामी एक शख्सियत है? मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस तरह की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका क्या प्रॉपर एक स्टडी से गुजर के जाना पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही बगैर स्टडी के भी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक स्टडी होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी एक चीज़ देखें, जब आप उसको देखते हैं तो हर एक चीज़ के अंदर एक हिस्ट्री होती है, एक साइंस छुपी होती है। लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको वही बात कहूँ कि एक चीज़ है वो किसी को बेचनी आनी चाहिए, ठीक है। आपकी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, कोई क्यों खरीदेगा, उसको कन्विंस करना है। तो बहुत सारे लोग हैं वो एक दूसरे को किसी भी चीज़ पर कायल कर लेते हैं। कन्विंसिंग का एक चीज़ है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप बाद में जाके देखें तो इसके ऊपर स्टडी भी मौजूद है। अगर आप पढ़ाई के रास्ते से उस तरफ से पहुंचे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आप बजाय के सीख के वहां तक पहुंचना आपने कोई भी चीज़, जब लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, लोग आपकी प्रोडक्ट को एंडोर्स करना शुरू कर दें, खरीदना शुरू कर दें, तो आई थिंक वहां पे आप पहुंच चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं, साथ साथ हम क्वेश्चन करते हैं, आप ये बताएं, कोक स्टूडियो, कोका कोला, आपने तो बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया होगा, तो उनका एक्सपीरियंस बताएं, और कोक स्टूडियो के साथ आप कैसे कनेक्ट हुए, और कोक स्टूडियो क्या है लोगों को बताएं, क्योंकि लोग सिर्फ कोक स्टूडियो के गाने सुनते हैं। बिहाइंड द कोक स्टूडियो क्या है और कोक स्टूडियो कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। बेसिकली जिस तरह अगर हम बात करें, कोका कोला एक प्रोडक्ट है यूनिवर्सल, और उसका एक हेरिटेज है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ऐसी कई कंट्रीज और कई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो पूरे मुल्क की आइडेंटिटी बन जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि रोल्स रॉयस, तो अगर आप रोल्स रॉयस का नाम लेंगे तो इंग्लैंड आपके दिमाग में डेफिनेटली आ जाता है। तो इसी तरीके से कोक स्टूडियो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वो प्रोडक्ट है जो कोक स्टूडियो का नाम लेते साथ पूरी दुनिया में कहीं पे भी उसको पाकिस्तान का आता है। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट जो आपके नेशन को प्राउड फील कराती है। और अगर हम बात करें कि कोक स्टूडियो किस तरीके से कोक स्टूडियो बना, तो अगर हम बात करें इस टाइम पे पूरी दुनिया में चाइनीज़ नंबर 1 एक आबादी के लिहाज से मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास हिंदी और उर्दू आती है। तो पूरी दुनिया की आबादी के अंदर बहुत सारे हिंदी और उर्दू और पंजाबी सुनने वाले और लोग हैं, ऑडियंस मौजूद है। तो उन सबको एक बड़ा डिफरेंट म्यूज़िक, आपका सूफी म्यूज़िक, आपका फ्यूजन वाला म्यूज़िक, जिसके अंदर आपकी ओल्ड ट्रेडिशंस को नए के साथ मिक्स किया गया, तो वो बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। लेकिन जिस टाइम पे मैंने कोक स्टूडियो को ज्वाइन किया था, तब अराउंड 5-10 साल उस सारी चीज़ को हो चुके हुए थे,
और वो एक स्टेज थी कि जहाँ पे हमारे पास एक बेस लेवल ऑफ ऑडियंस आ चुकी हुई थी, लेकिन उससे आगे हम ग्रो नहीं कर रहे थे, क्योंकि आगे जो नई जनरेशन आ रही थी वो जेन जी थी, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट इस सारी चीज़ से जाता जा रहा था। अब हमारे पास सिर्फ एक चांस यही था कि हम वहाँ पे, एक तो चांस होता है कि आप बिल्कुल उसको रिवैम्प कर दें, हर एक चीज़ को नए तरीके से शुरू कर दें, लेकिन एक स्टेज ये थी कि जहाँ पे हम लोगों ने पुराने अपने कोक स्टूडियो के जो आर्टिस्ट हैं और जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके साथ एक फ्यूजन क्रिएट किया, और सब वो चीज़ें की जो आज तक हमने पहले कभी नहीं की थी। जैसे हमारे पास हमेशा कोक स्टूडियो के अंदर एक हमारे पास सर्टन सेट होता था जहाँ पे बेशक जो मर्जी गाने की वाइब है, जो उसकी फील है, लेकिन वो उसी सेट के अंदर हो रहा होता था, वो मोनोटनस सा हो जाता था। तो हमने हर एक गाने की एक अलहदा जो है ना वो वीडियो शूट की, और उसके अंदर जुल्फी भाई का बड़ा अच्छा एक रोल था कि उन्होंने कई दफ़ा जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा होता है कि वो रिकॉर्डिंग में चला जाता है, लेकिन कोक स्टूडियो की अच्छी बात ये थी कि वो लाइव म्यूजिक होता है। तो वो एक चीज़ पर उन्होंने स्टैंड लिया, जिसकी वजह से वो जितनी भी वीडियोस थी उसमें वो सब वन शॉट के अंदर और लाइव उस तरीके से रिकॉर्ड हुई, यानी वो एक ही जगह पे वो सेट लगते थे, इसके अंदर कैमरा और आर्टिस्ट मूव कर रहे होते, तो वो लाइव म्यूजिक होता था जो देखने में आपको एक कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो लगती है। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, बहुत सारे कोलैबोरेशंस लोगों के साथ किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जबकि वो एक हमारा फेज गुजरा है तो अब कोक स्टूडियो उसके बाद से माशाल्लाह डे बाय डे ग्रो कर रहा है। जैसा कोई किसी दूसरा कोई इंडिया में या नहीं, उन्होंने स्टार्ट किए। मतलब अगर मैं वैसे बात करूँ कोक स्टूडियो एज अ ब्रांड, कोका कोला के अंदर जो है ना कोक एंड म्यूजिक उनकी कैटेगरी के अंदर कोक स्टूडियो इस टाइम पे अगर पूरी दुनिया में हेड हो रहा है वो पाकिस्तानी लोग हेड कर रहे हैं, और वो इस टाइम पे बेशक आप कहें आज़रबाईजान में हो रहा है, टर्की में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ये सब कुछ, लेकिन उन सारी चीज़ों को जो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ दिस प्रोडक्ट जो है ना वो पाकिस्तानी है, तो वो अभी तक पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ही उसको लेकर चल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, जैसे कि AI आ गया, ChatGPT आ गया, हम लोगों को पाकिस्तान में या दुनिया के किसी बाहर पढ़ने जाते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज लेते हैं, लेकिन AI और ChatGPT के आने के बाद क्या लगता है कि उसी तरह हमें पढ़ना चाहिए, डिग्रीज लेनी चाहिए? क्योंकि वो तो हर चीज़ आप AI को बोल रहे हो, ChatGPT को बोल रहे हो, वो फ़ौरन आपको ऐसे रिप्लाई से देता है कि आप बस वो जो इतनी डिग्रीज लेने के बाद भी आपको, और नॉर्मली ऐसे ही हो रहा है कि हर डॉक्टर, हर फील्ड का बंदा AI भी यूज़ कर रहा है, ChatGPT। तो क्या हमें, हमारी जनरेशन को ये भी लग रहा है, न्यू जनरेशन को, कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए? तो क्या कहते हैं? आई थिंक AI है या कोई भी अगर रेवोल्यूशन अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में डिफरेंट रेवोल्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आई थिंक ये जबकि AI रेवोल्यूशन आई है, अब इसके बाद आपका जो नॉर्मल पुराने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आपको नई चीज़ों के ऊपर अडेप्ट करना पड़ेगा, तो जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले लर्न की हुई हैं उनको अनलर्न करना पड़ेगा, प्लस आगे जो AI है उसके अंदर आपको इससे काम करवाना आना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए बना है। एक इंसान है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो पहले दिन में 4 काम करता था, विद AI अब वो 15-16 काम कर सकता है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो AI बहुत बेहतर इंसानों से कर सकता है। लेकिन एक सवाल मेरा, AI से आपको फायदा भी और नुकसान भी बहुत है। देखिए, नुकसान ये कि ऐसे AI से आपको पिक्चर्स मिल गई, बन गई, कुछ भी कर दिया, गलत मलत भी हो जाता है, ये भी नुकसान है बहुत, तो उसका क्या करना चाहिए? आई थिंक कि अगर AI के अंदर जो सबसे बड़ी एक चीज़ है, कई दफ़ा दुनिया में हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, दुनिया में एटम बम भी लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी रेगुलेशन होती है। आई थिंक रेगुलराइज करने वाले जो लोग हैं जिनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि इसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करने हैं, क्या पेनल्टीज हो सकती हैं एक गलत चीज़ को ऐसे अपलोड करने पे, और इन सारी चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर काम करने के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन आप AI को रोकें। उसके इर्द गिर्द जो रूल्स है, अब एक गाड़ी है वो आपकी, अगर मैं कहूँ कि एक लैम्बोर्गिनी है, अगर वो 320 या 360 पे जा सकती है, लेकिन अगर रूल सड़क उसको 120 अलाउ करती है तो वो 120 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने जितनी भी अगर चीज़ एक बन गई है, रादर देन आप उस चीज़ को गलत करें या उसके अंदर कमियां ढूंढें, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन उसके साथ रहने के लिए जो है ना एक नॉर्मल सोसाइटी के तौर पे वो बनाने चाहिए। तो हमारी जनरेशन को ये बताएं, जैसे हम अब डिग्री तो मस्ट है, फिर ही आपको जॉब मिलेगी, तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि अब AI आ गया या तो फिर ChatGPT आ गया, और भी पता नहीं आने वाले दिनों में क्या आएगा, तो क्या हमें वो डिग्रीज करनी चाहिए स्टिल? आई थिंक अभी जो एक चीज़ है कि आपको डिग्रीज और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा नॉलेज पे मेरे ख्याल में काम करना चाहिए कि आपकी नॉलेज कौन बढ़ा रहा है, किस तरीके से बढ़ रही है, नॉलेज ड्रिवन होना चाहिए। और सेकेंडली अब एक चीज़ जो AI के थ्रू वो ये आ गई है कि हर इंसान जो है वो बड़ी इक्वल ग्राउंड पे आ गया है। क्योंकि अगर हम बात करें कि आप हैं, मैं हूँ, हर एक इंसान के पास अल्लाह मियां ने दिमाग दिया हुआ है, हर एक बंदा सोच सकता है, हर एक बंदा डिफरेंट आइडियाज सोच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया और मेरे पास एक स्किल है कि मैं हो सकता है उस पर पेंटिंग बना सकता हूँ, गाना बना सकता हूँ,
हूँ तो शायद मेरा स्किल और मेरे आइडिया को इन्हांस कर देता, जो एक शायद एक बंदा जिसके पास सिर्फ आइडिया था, स्किल नहीं था। तो आई थिंक विद एआई स्किल खत्म हो रहा है, हम दोबारा एक आइडिया एज में जा रहे हैं जहाँ पे हर एक इंसान को बड़ा सोचना चाहिए। यानी अगर इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने फेसबुक बनाया है या किसी ने कोई और प्रोडक्ट बनाई है, क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब कोई भी एक बंदा क्यों नहीं अपना वो सोच सकता। तो सोचने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, बड़े से बड़ा सोचने की। बच्चों को आप ट्रेन भी इस तरीके से करें कि कल को कोई भी एक चीज जो है ना वो अब इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। तो एआई से या ये जो हम बात करें चैट जीपीटी, इससे बहुत सारे लोगों की जॉब्स के ऊपर भी बहुत इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आपको घर बैठे आप खुद ही अपने मोबाइल पे टाइप करो, आपको रिप्लाई मिल जाता है, आपको चीजें मिल जाती हैं। आपको कोई आपको प्रिंट करना है, वो एआई को बोलो बहुत अच्छा से आपको प्रिंट भी निकाल के दे देगा, पोस्टर्स बना देगा। तो उससे लोगों की जॉब्स का इफेक्ट हुआ है। वो जैसे बहुत चीजें, मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी सिर्फ थिंकिंग का इसके अंदर डिफरेंस है। यानी अगर मैं वैसे बात करूँ, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हम बहुत सारे टाइम में जॉब्स वाले और इस माइंडसेट के अंदर रहे कि हमें लगता है कि हमसे कोई काम कराए तो हम तब काम करेंगे। लेकिन अब विद एआई आपको एक अपॉर्चुनिटी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की भी तो मिल चुकी है, जहाँ पे आपने जो एक बंदे इतने सारे हायर करने थे वो सारा काम आपको एआई करके दे रहा है, आपकी एक कॉस्ट कम हो रही है। और उस तरीके से तो आई थिंक अगर आप सिर्फ अपना लेंस चेंज कर लें, ठीक है। यानी अगर मैं एक बात करूं कि पहले एक टाइम था जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जी मुझे एक कंपनी बनानी है तो उसके लिए मुझे 60,000 लोग चाहिए जो ये काम करे वो काम करे। अब वो 60,000 एआई ऑटोनोमस एजेंट्स आपका काम कर सकते हैं और वो कंपनी कर सकती है, ठीक है ना। आपको उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वही समझें कि मुझे कोई हायर करे और फिर मैं किसी और के लिए काम करूं, तो आई थिंक सिर्फ हमारा माइंडसेट अब जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है। अगर एआई आपकी जॉब, ऑब्वियसली आपकी मार्केट को उसने अफेक्ट किया है, लेकिन साथ ही अगर आप बात करें अपने बिजनेसेस जो जिंदगी में आप खुद करना चाहते हैं, उन सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी आपके पास है और एआई उसमें आपको हेल्प करेगा। अगर आप नहीं करना चाह सकते तो अगर आपकी अपनी। तो चले आपसे लारी अड्डा, जो कि आपका मेन फर्स्ट था, लारी अड्डा एक आपने एज इन्फ्लुएंसर काम किया, बड़ा नाम कमाया, बहुत फॉलोअर्स आपके थे। तो लारी अड्डे का अपना एक्सपीरियंस दें और बताएं कि कैसा रहा और क्यों छोड़ा और कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में आ गए लारी अड्डे। और इन्फ्लुएंसर्स को कोई छोटा मोटा आज भी जो नए स्टार्ट करें उनको भी कोई अपना अच्छा सा ओपिनियन दे। सो बेसिकली लारी अड्डा मेरा एक तरीके से ये था कि जिसमें अगर आप कभी जॉब में या इन सारी चीज़ों में जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है और उसके अंदर उनके बहुत सारे ओपिनियन होते हैं जो कई दफ़ा आपको अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते। तो लारी अड्डा मेरे पास एक स्पेस थी जहाँ पे जो मेरा दिल करता था मैं वो वहाँ पे करता था विदाउट एनी जो थी ना, मुझे कोई नहीं था कि यहाँ पे मुझे कोई जज कर रहा है या इस तरीके से कोई भी मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो वो मेरे तरीके से ये था कि नॉर्मली अगर मेरा कोई बहुत बुरा दिन गुजरा है, ठीक है, तो मैं उस दिन अगर जाके अपनी एक वीडियो जो मेरा दिल करता है मैं अगर अपलोड करता हूँ और व्लॉगिंग करता हूँ और उस पर अगर लोग मुझे लाइक कर रहे हैं या कॉमेंट कर रहे हैं तो वो मेरी एक तरीके से उस दिन की अर्निंग होती थी, जिसके साथ मुझे वो चीज़ जो थी ना एक सुकून पहुंचाती थी, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैंने जो एक चीज़ वो ये नोट की कि आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम जो आपका सोशल मीडिया, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, आप इसको अपने बाकी चीज़ों के साथ और इन कामों के साथ जो है ना वो उस तरीके से नहीं लेकर आपका देना टाइम करना, लोग आपको वेट करते हैं नेक्स्ट लोग कब आए, तो फिर तो आपकी पूरी की पूरी उसके साथ ही लाइक पूरी जॉब है, पूरी जॉब है जिसके साथ मेरा उस टाइम पे मेरा अपना फैमिली का टाइम और मेरे जो अपने जो अगर मैं बात करूँ कि इन टर्म्स ऑफ अब तो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि आप थ्रू सोशल मीडिया कमा सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे मैं कर रहा था वो आपके सिर्फ जॉब के लिए होता था, कमाने का इसमें कोई जरिया नहीं होता था। तो मुझे उस टाइम पे अपनी फैमिली के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए कुछ टाइम और फोकस चाहिए था, जिसके थ्रू मैंने इस सारी चीज़ को जो है ना वो मतलब साइड पे कर दिया, ठीक है, उन चीज़ों पे फोकस किया क्योंकि जो मेरी उस टाइम पे इम्पोर्टेंट और मेरे लिए फैक्टर, लेकिन एंजॉय तो किया ऑब्वियसली। मैं वैसे बात कहूंगा कि इन सारी चीज़ों में जो एक आपको सबसे बड़ी एक चीज़ वो मिलती है, आपको बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, फेम मिलता है, आप बहुत सारे लोगों के साथ उनकी डेली की लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और आपको एक फैमिली और एक अपनी रिकग्नाइजेशन जो एक इंडिविजुअल एक सेल्फ की होती है वो आपको डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से मिलती है। और कई दफ़ा मतलब डिपेंड करता है कि आप अपना सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कई दफ़ा आप लोग हम लोग सारे भी फेम के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में कुछ नेगेटिव कंटेंट और इस तरह की चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम सारे उस तरीके से इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें तो आई थिंक ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है और आपके एक इंडिविजुअल सेल्फ के लिए, एक इंडिविजुअल सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ ब्रांडिंग के लिए, यानी कल को आप में अभी बहुत सारी जगहों पर टिकटॉक वगैरह पे लोग एक दूसरे को ब्रांड कह रहे होते हैं, तो वाकई उस तरीके से आप जब इन सारी चीज़ों में जाते हैं और तो आप एक इंडिविजुअल ब्रांड बन चुके हो। बस मैं तो यही पैगाम देती हूँ कि जो मन करता है ना वो करो, जो दिल करता है करो, खुश रहना चाहिए। तो आप इंग्लैंड आए हैं, देखिए कितना प्यारा है आज समर, तो इंग्लैंड का वैसे ही बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर चेक करें, कैसा लग रहा है आपको इंग्लैंड?
नहीं, माशाल्लाह इंग्लैंड बहुत अच्छी जगह है, बहुत साफ सुथरा है, और उस तरीके से आपको जो एक मुल्क की जो एक आपको वो एक फीलिंग आती है, और जहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ हो और आपको हर एक चीज़ को बेस्ट क्वालिटी लाइफ आपको यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है, तो उन सारी चीज़ों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड आई होप कि यही वाली फैसिलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को अवेलेबल हो जाए। और एक और सवाल बताएं जनरेशन के लिए, जैसे हमारी पाकिस्तानी जनरेशन बहुत पढ़ लिख रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसका कुछ स्कोप ही नहीं, बेचारे भागते हैं यूके, कनाडा, अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज में। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? हमारी जनरेशन इतना पढ़ रही है, इतनी हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन उनको क्यों वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही? और कोई भी हुकूमत आती है बस अपने वोट लेती है, चली जाती है, फेम लेती है, दैट्स इट, और मुझे नहीं लगता कि वो अवाम के लिए कुछ करे, पाकिस्तान के लिए कुछ करे। सिर्फ अपनी हुकूमत को अपना जो भी है, जैसे कोई भी किसी का नाम तो मैं ले सकती, लेकिन हर हुकूमत को अपना पड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। आई थिंक कि इसके ऊपर जो एक सबसे बड़ा डिफरेंट फैक्टर जो मुझे इंग्लैंड में आके और अपना पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि एक जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, वो अपनी डेली बेसिक लाइफ के अंदर जो चीज़ें, जितनी महंगाई हो रही है, ठीक है ना, उनको पूरे करने में ही अपनी सारी एनर्जी गुजार देते हैं कि वो उसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकते। जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिक एजुकेशन बच्चों को फ्री, आपका मेडिकल फ्री, आपको घर वगैरह उस तरीके से, यानी इंसान की जो बेसिक नीड्स की जो प्रॉब्लम, बिल्कुल इवन आपको मेरे बात पाकिस्तान में इस कोई नारा था रोटी कपड़ा मकान, अगर वो 3 चीजें आपको प्रोवाइड गवर्नमेंट कर, यहाँ है रोटी कपड़ा मकान, तो ये लंदन में चल रहा है, ये डिफरेंट कंट्रीज में चल रहा है। पाकिस्तान में तो वो रोटी कपड़ा मकान वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। वहाँ तो गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो अमीर है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में अगर वो 3 बेसिक नीड्स आपकी पूरी कोई भी किसी सोसाइटी में पूरी हो जाए तो वो सोसाइटी बड़े बेहतर तरीके से और सोच सकती है। लेकिन जितना आगे जाते जा रहे हैं, कंट्रीज आगे जाते जा रही है, पाकिस्तान में बहुत रिच है, लेकिन पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन पीछे आता जा रहा है? आई थिंक अब नहीं है। अब मैं वैसे बात करूं कि अभी गुर्बत के हवाले, गुर्बत और इन सारी चीज़ों के ऊपर में अब ये मेरा एक मानना है कि अब ये जिस तरह हम डिजिटल रेवोल्यूशन और इन सारी चीज़ों में जा रहे हैं ना, अब इतने सालों की बात नहीं रहेगी, अब कुछ महीने और अपना साल 2 साल के अंदर विद इंटरनेट और आपकी जो यंग पॉपुलेशन, जितना उनकी इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, जितना उनके पास मोबाइल फोन्स की एक्सेस है, हम एक बहुत बड़ी बेहतर स्पेस में हैं, जिसके थ्रू इसी एआई और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अगर हम अब टोटली डिपेंड करता है कि हम उसको बेहतर तौर पे यूज़ करते हैं कि नेगेटिव तौर पे यूज़ करते हैं। अगर हम उसको बेहतर तौर पे यूज़ करें तो आई थिंक इफ विद इन कुछ साल, ठीक है, और उस तरफ हम पाकिस्तान एक बहुत अच्छी जो है ना डिजिटल इकोनॉमी बन सकते हैं। हम पाकिस्तान, जी बिल्कुल, जितना पाकिस्तान का अच्छा फूड है, हमारा मुस्लिम फूड हर जगह, हमारी जबान, हम लोग अब यूके में आप देख रहे हैं, आप इल्फर्ड लेन जाएंगे यूके में, मुझे तो लगता है एक दिन ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने पूरा हिला नहीं खरीद, मुझे ऐसे लगता है। आपको लगता है आप इल्फर्ड लेन गए? जी जी, मैं होके आया वहाँ पे, बल्कि लारिया रेस्टोरेंट भी था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके नाम से मैं वही अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनकी प्रमोशन की थी, तो जब आप पता चला कि आपने लारिया नाम से वो, तो मुझे वही फौरन पे आया। नहीं, मुझे क्योंकि यही था कि जब मैंने ये पेज शुरू किया था, एक लारी अड्डा यहाँ पे इंग्लैंड में इल्फर्ड वगैरह में अभी थोड़ा लेटर बना है, एक इससे पहले कनाडा में बना था, ठीक है। तो क्योंकि मेरा पेज इन सारे नामों पे सेम होता था, तो जैसा आप होता है ना कि यूजर नेम जो आपका और मेरा शुरू से लारी अड्डा था, तो जब ये रेस्टोरेंट्स बने थे तो इन लोगों को वो नाम नहीं मिला था, ठीक है। तो इन सब ने अपने डिफरेंट जो थे ना वो नाम यूज किया। तो चले आप मुझे अपनी हमारी आवाम के लिए, चाहे ओवरऑल जहाँ भी हमें लोग देख रहे हैं, उनके लिए, यंग जनरेशन के लिए, सबके लिए पॉजिटिव मैसेज दें। क्या मैसेज होगा? आई थिंक मेरा एक सबसे पहले लोगों को ये मैसेज होगा कि अब आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती और प्रेशियस है, उस सारे को बड़े बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें, और ये जो एआई और इन सारी चीज़ों से आ रहा है, जितना मैक्सिमम इसका यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करें फॉर द बेटरमेंट, और अपने लिए एक खुद से लाइवलीहुड और अपनी एक खुद से बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप उसी 9 to 5 और नौकरी वाली जिंदगी के अंदर जो है ना वो फंसे रहें। अपना कुछ उससे कुछ बेहतर देखें, जो आपका दिल करता है उसमें ट्राई करें और कोशिश करते रहें आगे। आई थिंक किसी भी चीज़ में ना मैं आपको कुछ फ़ायदा दे सकता हूँ, ना कोई, जब तक अल्लाह ना चाहे, तो वो इंशाल्लाह मदद आ ही जाती है जब आप किसी चीज़ को अच्छी नीयत से करते हैं। तो जी थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये इंटरव्यू इनके साथ, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले दिनों में हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे। जी अल्लाह हाफिज़।